नमस्कार, आप देख रहे हैं ET9 संदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ये खास शो हम आपके लिए लेके आए हैं जहां बाजार के जाने माने फेसेस और ET9 संदेश के कंट्रीब्यूटर्स और दिग्गज ये बताएंगे कि बाजार के स्टैंड पॉइंट से बजट 2023 क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके ट्रेडिंग व्यू, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ आज चार चेहरे और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मित्र और ET9 संदेश के कंट्रीब्यूटर्स जुड़ रहे हैं। अंशुल सहगल कोटक AMC से, संजीव भसीन IIFL सिक्योरिटीज़ और हमारे से ऑलमोस्ट रोज़ बात करते हैं चैनल पे, वो बात करेंगे पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में। विकास खेमानी कार्लिनियन कैपिटल के और पंकज टिब्रेवाल भी कोटक AMC से ही हैं, तो वो फंड मैनेजिंग साइड पे हैं। अंशुल ऑफ कोर्स एक बड़ा PMS हेड करते हैं कोटक AMC का। जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ET9 संदेश पे और धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात जो इस बजट में थोड़ी सी वरीइंग है, थोड़ी सी चिंता बाजार के दिमाग पे है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का क्या होने वाला है। पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि जब भी ये मैटर आता है, बाजार में डिस्कस होने लगता है, बाजार नर्वस हो जाता है। संजीव जी, आप बताएं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की पल्स के ऊपर आपसे बेहतर किसका हाथ होगा। इस बार भी ये चिंता आ रही है, ये कितनी फीजिबल है, कितनी मुनासिब है, ये चिंता करने की ज़रूरत है भी। और अगर आ भी गया, अगर सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए उस डायरेक्शन में, तो क्या असर आपको बाजार में होता दिखाई देता है? हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए अजय जी, ये तो हर साल यही बात आती है और गवर्नमेंट एक इनेंडो है कि लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी सो टैक्स देम, जबकि आपको उसमें रिसीवेबल्स कुछ भी नहीं आते। Unfortunately, it was Mr. Arun Jaitley who started it, and it has yielded no results. You see, जो सारा cult equity market का through mutual fund investments and savings is, the cult is there because of this long-term capital gain tax. और आपको ये incentive देना चाहिए. You should have not withdrawn that 10%. उसको करने के लिए आपने STT को लगाया था और STT को आपने हटाया नहीं. I think it will be a short-term dampener, but we will learn to live with it. India is in a sweet spot, but ये मैं सोचूंगा कि जिस तरह के इनफ्लोज और आपने एक एसेट क्लास इक्विटी का क्रिएट किया है, अगर आप इस पे कुछ फेरबदल ना करें तो इट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसमें कोई फेरबदल ना हुआ तो बाजार को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ भी बदलाव की चिंता है। दूसरी चिंता एक और बाजार के दिमाग में है, वो अंशुल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि हमने देखा है कि इस बजट के बाहर भी बहुत सारा पॉलिसी और रिफॉर्म वर्क हुआ है, लेकिन बाजार को ये चिंता है क्योंकि ये बजट नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के जस्ट पहले आ रहा है और ये फुल बजट होगा जनरल इलेक्शन के पहले। तो बाजार को चिंता है कि कहीं सरकार पॉपुलिज्म की तरफ, वेलफेयर स्कीम्स की तरफ, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावे की तरफ टिल्ट ना कर जाए, या फिर वो टारगेटेड रहेगी रिफॉर्म, विकास की तरफ। ये भी डर है बाजार का। आपका क्या व्यू है? ऐसा हो सकता है क्या ये जेन्युइन बात है? और आपको कैसा लगता है बाजार कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अजय भाई, हमें ये लगता है कि अगर आप इस गवर्नमेंट का पिछले जो 8 बजट हैं वो देखें, तो इस गवर्नमेंट ने इस पीरियड में अपनी टेम्पटेशन पॉपुलिज्म की थोड़ी रेजिस्ट की है और इस वजह से उन्होंने बड़ा बिजनेस लाइक बजट दिया है पिछले 8 सालों में। साल भर साल, हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होता है और टेम्पटेशन ये हमेशा रहता है कि उस पर पॉपुलिज्म ले आए, लेकिन वैसा हुआ नहीं है अभी तक। और इनका फोकस यही रहेगा कि रेवेन्यू, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल में रखें, जिससे कि इनका डेफिसिट कंट्रोल में रहे। बेसिकली अगर आप क्रिकेट एनालॉजी में देखें तो एक तरफ सहवाग है जो कि हमेशा चाहे बॉल अच्छी है बुरी है वो छक्का मारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर है जो कि मतलब खराब बॉल पे वो उनकी कोशिश होती है कि शॉट लगाएं और चौका या छक्का मारें। अच्छी बॉल को वो डिफेंस करते हैं या सिंगल लेते हैं। इनका एवरेजेस में फर्क ये है, सहवाग की 35 थी वनडे इंटरनेशनल्स में और सचिन की 45 थी। हमें ये लगता है कि अभी तक मार्केट ने इस गवर्नमेंट को सचिन तेंदुलकर की तरह देखा है। उन्होंने बड़ी केयरफुली अपना जो साल भर साल जो बजट दिया है बड़ा केयरफुल दिया है,
और हमें लगता नहीं है कि इस साल भी वो पॉपुलिज्म को देखते हुए कुछ ऐसा करेंगे जो कि मार्केट को पसंद नहीं आएगा। अगर ये बजट बिजनेस लाइक रहा जिसमें डेफिसिट्स को कंट्रोल में करने का पाथ इस गवर्नमेंट ने दिखाया तो मार्केट इसको चीयर करे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। इनफैक्ट इवन मार्केट एनालॉजी में भी यही कहा जाता है कि जब बाजार आपको मोमेंटम वाला, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे शायद, लेकिन ट्रेडर्स भी, जब आपको कंड्यूसिव मार्केट है, क्यूज अच्छे हैं, फ्लोज अच्छे हैं, मोमेंटम है, तो खेलिए। जो वो सब नहीं है तो बाजार से अलग रहिए और सिर्फ ऑब्जर्व करिए। कुछ लोग डेली बाजार में स्विंग करना चाहते हैं अपने बल्ले को और एक्सपेक्ट करते हैं चौके छक्के लग जाएं, शायद लग नहीं पाते हैं। लेकिन इन सरकार ने तो काफ़ी चौके छक्के लगाए रिफॉर्म के फ्रंट पे। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और एक बार अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि बजट होता क्या है। बजट सरकार के खर्चे और आमदनी का ब्यौरा होता है, कौन से एरियाज़ में वो खर्चे करना चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और उस खर्चे के लिए आमदनी कहाँ से होने वाली है, कौन से एरियाज़ में आमदनी है उसको कर के हिसाब से कहा जाता है। और इसलिए खर्चे और आमदनी का बैलेंसिंग एक्ट बजट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आएँ, वो सब बाहर भी हो सकते हैं और हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। मसीन साहब, आप पूरे देश में आप घूमते रहते हैं, आप अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड हैं, ऑन ग्राउंड कंपनीज से भी मिलते रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय कॉरपोरेट इंडिया की, स्पेशली मिड टियर जो एसएमई है और कॉरपोरेट्स इंडिया के हाल कैसे हैं कोविड से रिकवर करते हुए? क्योंकि अगर हम रेवेन्यूज़ की तरफ देखें ना जीएसटी के, तो वो तो बड़े बॉयंट है। क्या ये चीज़ ऑन ग्राउंड में रिफ्लेक्ट हो रही है या मामला थोड़ा सा ऑन ग्राउंड इश्यूज है स्लो डाउन के? हाँ, तो अजय जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। The only catch is कि inflation has been rather sticky and has been on an upward trend, और वो हमारे वजह से नहीं, ग्लोबल वजह से है। उस कारण से महंगाई ने लोगों को थोड़ी सी चोट दी है और रूरल इनकम्स में जरूर फर्क पड़ा है। एंड पीपल हैव नॉट बीन एबल टू स्पेंड, जिसको कहते हैं हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड, हैज नॉट पिक्ड अप। तो ये एक थोड़ा सा चिंता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई थोड़ी सी छूट आ गई इन द लोअर ब्रैकेट, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस और इस तरह से, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग इंसेंटिव। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा ये मुहिम देखनी चाहिए कि 11 करोड़ आपके डीमैट अकाउंट और सिप हो रही है, और यही सिप आज बैकबोन है इंडियन मार्केट की। और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग में उनको और कुछ इंसेंटिव अगर दें तो रूरल इनकम्स एंड रूरल इन्वेस्टर्स विल बी वेरी वेरी हैप्पी। बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट हम रूरल इकोनॉमी के बारे में बात भी करेंगे कि कौन से ऐसे मूव्स हो सकते हैं और कौन से सेगमेंट्स हैं, कैटेगरीज हैं जो बेनिफिट करेंगी अगर वहाँ पे खर्चा करने का या कुछ एक्स्ट्रा पैसा टैक्स पेयर के हाथ में छोड़ने का कोई मूव आया। उससे पहले मैं अंशुल के पास आऊँगा। अंशुल, कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कई सालों से धीरे धीरे आगे बढ़ता आया है, और इस सरकार का हमने पुश उसकी तरफ देखा है, आत्मनिर्भर और पीएलआई स्कीम्स। आपको कुछ और कैपेक्स होता हुआ दिखता है, कुछ और ऐसे कदम उठाए हुए दिखते हैं जिससे और बल मिले? और कैपेक्स में आपके सेक्टर्स कौन से अच्छे लगते हैं आपको, क्योंकि जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं इसके? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय। पिछले कुछ सालों में कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1.5% से अभी 2.9% हो गया है। और हमें हमारा ये मानना है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट वन टाइम होता है। बस आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, उतना यूज हो गया और खत्म। कैपेक्स का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कुछ 5-6 साल तक रहता है और वो 6 to 7 टाइम्स होता है। तो कैपेक्स इज मच बेटर यूज ऑफ योर ओन कैपिटल। और हमें लगता है कि ये इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कैपेक्स पे ज्यादा खर्चा करेंगे, इवन उन स्कीम्स में जहां पे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले ज्यादा होता था उनको शिफ्ट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ा रहे हैं। और उसका नतीजा काफी क्लियर है। आप देख ही रहे हैं कि जहां हम $7 बिलियन की, मतलब जो इंसेंटिव्स दे रही है गवर्नमेंट कैपेक्स की तरफ, $7 बिलियन की हम करीब मोबाइल फोन इस कंट्री में इंपोर्ट होते थे, आज $3 बिलियन के एक्सपोर्ट होते हैं। तो क्लियरली इसका कुछ जो ये इंसेंटिव्स है इनका बेनिफिट हो रहा है, कैपेक्स डल रहा है और उससे प्रोडक्शन बढ़ रही है कंट्री में। आगे चल के हमें ये लगता है कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन, उस तरफ कैपेक्स काफी होगा। दूसरी चीज जो हमें
दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होगा, फूड सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली एक्शन होगा आगे चल के, और जनरल पीएलआई इंसेंटिव्स वो मेरा ख्याल वाइडन किए जाएंगे, कुछ और इंडस्ट्रीज पीएलआई इंसेंटिव्स में लाई जाएंगी जिससे कि उधर भी कैपेक्स को बढ़ावा मिले। ऐसा हमें दिखता है आगे चलते हुए। बजट में देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भसीन साहब, अगर कैपेक्स रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो ऐसे 4-5 नेम आपके दिमाग में कौन से आते हैं जो गवर्नमेंट के पुश से भी बेनिफिशियरी हैं, लेकिन अदरवाइज जो प्राइवेट कैपेक्स भी हो रहा है उससे भी उनको काफी फायदा मिलने वाला है आगे चल के? अजय जी, 32-33 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा L&T, Cummins, Siemens, ABB, Thermax all rise together to all time highs. तो बाजार क्या, इंडस्ट्री इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव के कैपेक्स इज गोइंग टू राइज, और वो इसलिए नहीं है बिकॉज दे कैन विजुअलाइज 5 years hence. I mean, when did you hear the Nestle CEO say that we are going to put in 5,000 crore in the next 2 years? वो इस कारण से है because they feel that the profitability and the opportunity is humongous. तो मेरे को कोई दो राय नहीं, इस बास्केट से ये नेम आप ले लीजिए। BHEL हमने आपके यहाँ 35-40 रुपए पे कहा था, 80 रुपए हो गया, लेकिन लार्सन, ABB, सीमेंस, कमिंस, थर्मैक्स, ये एक बास्केट लीजिए या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें ये कैपेक्स के स्टॉक्स हैं। विकास, आपको भी शामिल करेंगे। आपका क्या व्यू बन रहा है बजट को लेके? कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपकी नजर है? जी, मैं मानता हूँ कि बजट एक खाली एक ये रह गया है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। जबकि आप देखेंगे तो ये सरकार कंटिन्यूअसली बजट को धीरे धीरे एक पॉलिसी स्टेटमेंट बना रही है, उसका एग्जीक्यूशन बाद में होता है। तो ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है, पर हाँ, इलेक्शन के पहले जाहिर सी बात है कि सरकार कुछ वेलफेयर स्कीम्स करेगी, रूरल इंडिया में पैसे खर्चा करने की उस स्कीम्स बनाएंगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की और मोमेंटम बनेगी, और उसका एग्जीक्यूशन साल के अंदर इंप्रूव हो सकता है। एलोकेशन ऑफ द बजट तो आई थिंक पिछले कई सालों से अच्छा ही चल रहा है। तो मुझे लगता है बजट का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो काफी विजनरी हो सकता है, और थोड़ा एक सेंटिमेंट को लिफ्ट करने वाला हो सकता है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां हैं उनके लिए, स्पेशली रूरल फोकस्ड कंपनियां हैं उनके लिए। अंशुल, अगर हम डिफेंस और रेलवेज की बात करें, दो ऐसे स्पेसिफिक एरियाज जहां ऐसा लग रहा है कि सरकार इन दोनों एरियाज को एक व्हीकल बना रही है। एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डिफेंस को लेके, क्योंकि उसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एंगल भी है, और दूसरा इसलिए भी कि यहाँ पे खुद को हमारे पास बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लोकल रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। वो तो हुआ ही, लेकिन अब वो उसमें एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अपने आप खुल के आ रही है। वहीं पूरा इंडियन रेलवेज को भी एक नवीनीकरण, एक रिफॉर्म किया जा रहा है। ये दोनों आपको कितने स्ट्रक्चरल थीम नज़र आते हैं? कितने आगे सालों तक ये इसका फ़ायदा मिल सकता है? ये दोनों थीम्स जो है अजय भाई, ये मुझे बहुत लेग्स दिखती हैं इन दोनों थीम्स में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं कुछ टाइम पहले एक कंपनी से मिला था जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसका पूरा पिछले साल का रेवेन्यू 350 करोड़ का था। अब उनका ये मानना है कि ये रेवेन्यू अगले 3 से 4 साल में 5 गुना हो सकता है। इतना उनको ऑर्डर बुकिंग में इनफ्लोज दिखते हैं। और ये सिर्फ ये एक कंपनी की बात नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट का भी सारा फोकस देखें, अभी पीछे ही 84,000 करोड़ 84,000 करोड़ का करीब गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं, और उसमें से 82,000 करोड़ हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेव्ड है। तो डोमेस्टिक इंडिजनाइजेशन इतने बड़े पैमाने पे हमने पहले कभी देखी नहीं है। ये तो डेफिनेटली इस सेगमेंट में लेग्स है। दूसरी चीज, हमारा जो रेलवेज है वो काफी कुछ मतलब प्रॉफिटेबल हो गया है। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर की हमें लॉसेस कंसिस्टेंटली होते थे। अगर आप फर्स्ट हाफ इस साल का देखें, या मेरा ख्याल फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 9 months में हमने पिछले साल से 40,000 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट किया है रेलवेज में, पूरे पिछले साल से। तो रेलवेज प्रॉफिटेबल हो रहा है, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी इन्वेस्टमेंट वापस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो रही है। इस गवर्नमेंट का ये फोकस बहुत है कि रेलवेज में, जो कि पिछले 30-40 साल में कोई इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आगे चल के इन्वेस्टमेंट काफी उसको तेजी मिलेगी, और ये तेजी दिखने में भी आएगी क्योंकि आपके रेल कोचेस बेटर होंगे, आपके रेलवे स्टेशंस बेटर होंगे, जो कि आम आदमी जनरली डे टू डे बेसिस पे एक्सपीरियंस करता है। बसीन साहब, रेलवेज और डिफेंस, ये दोनों स्पेस में आपके चुनिंदा स्टॉक्स कौन से हैं, कौन से मैनेजमेंट्स आपको पसंद आते हैं, बिजनेस मॉडल्स वगैरह? तो देखिए, कॉनकॉर में कल या परसों में मीट हो जाएगी। गवर्नमेंट फुल डिसइन्वेस्टमेंट के मूड में है एंड ओनली फॉरेनर्स विल बी अलाउड। कॉनकॉर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंसिलरी टू रेलवेज। उसके अलावा आप टीटागढ़ वैगन ले लीजिए, यू नो दैट इज बीन एन आउट परफॉर्मर। लेकिन डिफेंस में तो अनबिलीवेबली आप देख ही सकते हैं, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये तो मोनोपोलीज है, इनके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है। और इन्होंने लास्ट 3 साल में क्या वेल्थ क्रिएट किया जी। तो बास्केट ऑफ दैट कॉनकॉर में मैं ज्यादा दुआ दूंगा, बिकॉज दैट डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी अ ह्यूज गेम चेंजर। और हमें पता है कि सरकार इन चीजों पे बहुत ध्यान दे रही है, जहां उनकी ग्लोबल इमेज भी, एंड दे गेट वैल्यू फॉर मनी। राइट। पंकज, आपका क्या व्यू है बजट का मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन से सेक्टर्स एंड थीम्स पे आपकी नजर है? हमें लग रहा है ये डिकेड, ये नेक्स्ट 10 इयर्स, हाँ, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स साइकिल के लिए बहुत सुनहरा वक्त रहने वाला है। 2-3 वजह हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट चला रही है, और हमें लगता है इस बजट में भी उनका फोकस आप क्लियरली देख पाएंगे कि उनकी केपेक्स से आंखें नहीं हटेंगी और उसको एस्केलेरेट फर्दर करेंगी। और अगर आप देखें, नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है। 12-18 महीने पहले इलेक्शन के हर बार गवर्नमेंट का ये पुश रहता है कि वो नए प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको फास्ट पेस में एग्जीक्यूशन करें। और नेक्स्ट 12-18 महीने हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, इवन इन दिस बजट। दूसरी चीज, अगर ये बजट में देखें तो वित्त मंत्री को इस बार बजट एक डिफिकल्ट बैकड्रॉप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्लोबल स्लोडाउन दिख रहा है अक्रॉस द ग्लोब, और इस साल अनुमान है कि ग्लोबल जीडीपी 2.1 से 2.3% ग्रो करेगी, जो सबसे 8th वीकेस्ट ईयर होगा लास्ट 55 साल में ग्लोबल जीडीपी के लिए। हम हो सकते हैं ओएसिस इन डेजर्ट हो, बट अगर पूरा विश्व अगर स्लो करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी स्लो करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट होगा। इस बैकड्रॉप को सोचते हुए वित्त मंत्री को ये बजट प्रेजेंट करना है, ग्रोथ पर अपना फोकस रखना है। साथ में अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े हैं, लास्ट ईयर हमने ये प्रेडिक्ट किया था, प्रोजेक्ट किया था कि इस साल हम 6.4 पर रहेंगे, और मार्केट ये क्लियरली देखेगा कि हमारा फिस्कल प्रूडेंस जो है, हम किस तरह उस आंकड़े को अचीव करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं। हमारा अनुमान है कि 5.8 से 6.2% के बीच में कुछ भी नेक्स्ट ईयर की बजट एस्टिमेट हो सकती है। तो वित्त मंत्री कैसे वो टाइट वॉक करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है कि एक तरफ आपको फिस्कल प्रूडेंस संभालना है और एक तरफ आपको ग्रोथ पर नजर रखनी है। तीसरी पॉइंट कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने के कारण हम सब ये जानते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड काफी इम्पैक्टेड है आज के दिन महंगाई दर से। किस तरह उस बॉटम ऑफ द पिरामिड को आप सपोर्ट करें कि आप ज्यादा पॉपुलिस्ट भी नहीं हो, और नीचे वाले जो वो पिरामिड है उसको आप कैसे कंजम्पशन में सपोर्ट कर पाए। ये 3 चीजें मार्केट बहुत क्लोजली देखेंगी। प्लस अगर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स में टिंकरिंग नहीं होता है तो ये बहुत गुड न्यूज होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ या तो कुछ टिंकरिंग हो सकता है। अगर वहां कुछ नहीं हुआ, टैक्स स्लैब्स को हम वैसे ही रखें, तो नो टिंकरिंग इज गुड न्यूज फॉर द मार्केट्स। तो ये 4-5 चीजों को देखें तो हमें लगता है बजट काफी बैलेंस रहना चाहिए 2023 का भी। अंशुल, दूसरी एक बात जो निकल के आ रही है वो है रूरल डिमांड, या फिर टियर 3 टियर 4 में जो डिमांड स्लो डाउन देखा था, क्योंकि ये के शेप रिकवरी की बात आ रही थी। आपको कुछ ऐसे कदम नजर आते हैं कि सरकार उठाए कि जहां पे लोअर एंड पे स्टार्टा के शेप रिकवरी का जो नीचे वाला हिस्सा है, रूरल टाउन्स में, गांव शहरों में एक डिमांड ठीक से आ सके और एक्स्ट्रा पैसा हो, लोगों की आमदनियों में कुछ इजाफा हो? कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं आपके हिसाब से? हाजी भाई, जरूर ऐसा हो सकता है। जो गवर्नमेंट पीएम किसान योजना है, जिसके अंडर वो कुछ 6,000 रुपए रूरल एरियाज में किसानों को देते हैं,
ऐसा हमारा मानना है कि उसमें कुछ इजाफा हो सकता है। और अगर वो 8,000 रुपए किया जाता है तो वो 33% का इजाफा है, और वो इंक्रीमेंटल 2,000 रुपए जो है वो कंजम्पशन पे जा सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा भी रूरल स्कीम्स पे काफी फोकस किया जाएगा, रूरल रोड्स पे, जैसे मैंने बताया फूड सिक्योरिटी पे, जिसका बेनिफिट भी फार्मर्स की तरफ होगा। हो सकता है कि एमएसपी को भी स्ट्रेंथन किया जाए इस साल में। इन सब को देखते हुए रूरल इकोनॉमी में थोड़ी जो मंदी का माहौल था पिछले 2-3 साल में, वो हो सकता है कि चेंज हो इस इलेक्शन से पहले वाले साल में। अंशुल, आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं, आप स्टॉक्स नहीं बात कर सकते मैं जानता हूं, लेकिन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है, रूरल एनबीएफसीज या रूरल बैंक्स या टू व्हीलर कंपनीज या कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स, जो ये नीचे की डिमांड अगर बेहतर हो सरकार की पुश की वजह से या कोई पॉलिसी रिफॉर्म की वजह से, तो इनकी आमदनियों में फर्क पड़ेगा? एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके अंदर डेफिनेटली तेजी आएगी अगर ये बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड उसमें डिमांड बढ़ती है। उसके अलावा अगर आप एग्री रिलेटेड सेक्टर्स देखें, शुगर हो गया, राइस हो गया, उसके अंदर अगर भाव, जो हमारा अंदेशा है कि भाव बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट उन सेक्टर्स में होगा। काफी कुछ इस सेक्टर को पैसा ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होती है, तो इवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग विल बी अ बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स दिस सेक्टर। और रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उस स्पेस पे भी हमें लगता है कि काफी बेनिफिट होगा। और फाइनली ये जो रियल एस्टेट का बेनिफिट है वो ट्रांसलेट होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, जो कि रूरल एरियाज को केटर करते हैं। उस स्पेस पे भी बेनिफिट होगा। और ये कुछ सेक्टर है जिनके अंदर हमें लगता है कि रूरल बेनिफिट ट्रांसलेट उनके बेनिफिट की तरफ होगा। एक आखिरी सवाल अंशुल मैं आपसे पूछूंगा, ऐसा कौन सा कदम उठाया जा सकता है या आपकी उम्मीद रहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी को, दोनों जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आके बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, कारोबार फैलाना चाहते हैं, और जो एफआईआईज हैं, दोनों को ऐसा मैसेज जाए कि हम लोग इनवाइट कर रहे हैं फॉरेन कैपिटल को भी, हालांकि डोमेस्टिक कैपिटल ऑलरेडी बहुत आ रहा है मार्केट में भी, कुछ ऐसे मैसेजिंग जो दुनिया भर के इन्वेस्टर कम्युनिटी को हम दे सकते हैं इस बजट प्लेटफॉर्म से? अजय भाई, अगर हम पिछले कुछ साल देखें, मतलब आप समझ लीजिए 2010 से पहले का जो पीरियड है, उस पीरियड में हमारी जो पॉलिसीज थी वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में चलती थी, कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं होती थी। और एफआईआईज, एफटीआई का हमेशा रोना यही रहता था कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता है और पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अगर आप चाइना का एग्जांपल देखें तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन उन्होंने एक स्टेबल पॉलिसी दी है एफआईआईज और एफडीआईज के लिए। मार्केट तो उनकी बड़ी थी 1.4 बिलियन पीपल, लेकिन इनवाइट करने के लिए उन्होंने स्टेबल पॉलिसी दी है। हमें ये लगता है कि बजाय इसके कि कोई ब्लॉकबस्टर आप मूव करें, आप अगर सिंपल स्टेप्स लेंगे जिनसे कि एफआईआई, एफटीआई को पॉलिसी स्टेबिलिटी दिखेगी, जैसा आपने अगर मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हटा दिया, इस तरह के जो हर्डल्स हैं, जो उनके मेंटल हर्डल्स हैं, अगर वो ईज ऑफ किए जाए तो हमें ये लगता है कि इसकी जो लॉन्जेविटी है वो काफी रहेगी। और मार्केट इंडिया की भी उतनी बड़ी है जितनी कि चाइना की है। और हमारा पर कैपिटा इनकम अभी चाइना से मतलब उनका 5 गुना हमसे ज्यादा है। इतना कम हमारा पर कैपिटा इनकम है, रूम फॉर पर कैपिटा टू गो अप इज सब्सटेंशियल। और इस वजह से एफआईआई, एफडीआई को इंडियन मार्केट की तरफ डेफिनेटली उनको ग्रीड दिखती है कि यहाँ पे बेनिफिट होगा उनको। बस ये है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी होगी तो वो भाग भाग के इंडिया की तरफ आएंगे। राइट, ऑलराइट अंशुल, मिस्टर वसीन, पंकज, विकास, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस स्पेशल शो में बाजार के स्टैंड पॉइंट से बाजार को क्या उम्मीदें हैं बजट 2023 से, और क्या मैसेजिंग सरकार की रहनी चाहिए अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क से, क्या कदम उन्हें उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।